सबसे पहले कि जी मैं कुरान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं माशा। सारे उलमा से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बेहद मोहब्बत करता हूँ। और मैं पाक अफवाज से बेहद मोहब्बत करता हूँ। लेकिन माज़ के साथ मुल्क उलमा अफवाज से कई गुना बड़ा है। इसमें कई ज़्यादा लोग रहते हैं। ना कभी हमारे उलमा उस वक्त खड़े हुए फ़लस्तीन के लिए, लेकिन यहाँ पे पूरा जो निज़ाम है वो सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बड़ा हुआ है। सारे पैसे इनके, हम इनके गुलाम, ये सारा एक ही तरीके से चीज़ ऑपरेट कर रही है। तो उलमा ने आके उस पर मोहर लगा दी चीज़ है कि जनरल फैज मी को सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं सर, सजाए मौत होनी चाहिए उनको। सबसे पहली चीज़ है, उसकी वजह बुनियादी ये है कि अगर उन्होंने जो कहा जा रहा है कि अपने ओथ को ब्रेक किया है और गद्दारी की है रियासत के साथ, तो फिर तो सजाए मौत है ना। 14 साल जेल तो बेमायनी सी बात है। जनरल फैज हमीद साहब किस फौज के जनरल थे? उसका लीडर कौन था फौज का? जनरल बाजवा साहब। फौज का सियासत में इंटरफेरेंस करना कम खौफनाक है ना कि फौज का लीडर है ऐसा उसको ये नहीं पता मेरी फौज में क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। बात करें हमारे दोस्त प्यारे मोहसिन रजब भट्ट की। जी जी। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट जाते हैं प्रोटेक्टिव बेल के लिए। ये सारा आप एक पूरी क्रोनोलॉजी में समझिए। डकी एक प्रोफेसर का बेटा है। उसने 10 साल मेहनत की। आप उसे कॉन्टेंट से 100 इख्तलाफ कर, लेकिन मेहनत तो रिक्वायर्ड है ना वीडियो बनाने में, सब कुछ करने में। उसने एक फेम कमाया। उस फेम का हासिल असूल क्या दिया उसको पाकिस्तान ने? कि जब उसने क्राइम कमिट की, उस क्राइम के रूल्स के मुताबिक एडजुडिकेट नहीं किया, एक बड़े भाई ने आके बचा लिया। और अब वो कह रहा है क्या बात है बड़े भाई की। यानी कि तासुर ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं, बाकी सब फारग है। ठीक है, मैंने मान लिया बाकी सब फारग है, सारे इदारे फारग हैं। सबको सजा दो, सारों को जेलों में करो, उनके बनाने वालों को जेलों में करो, उनको चलाने वालों पे जेलों करो, और ये सारा मुल्क का पैसा जो इधर लगा है ना, ये वापस दो। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान। असद भाई, ऑलवेज प्लेजर टू सर होस्ट यू। सर, एक जजाकल्ला सर, बुलाने का आपने एकदम। सर एक खिताब हुआ आर्मी चीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का। पाकिस्तान भर से उलमा इकराम आए, उलमा मशाइख आए। वहां पर उन्होंने तकरीरें की, वो सारी चीजें सुनी। बड़ा एक रूहानी खिताब था सर, वो एक रूहानी महफिल थी। क्या कहेंगे इस रूहानी महफिल पे? सबसे पहले कि जी मैं कुरान सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं माशा। सारे उलमा से बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बेहद मोहब्बत करता हूँ। और मैं पाक अफवाज से बेहद मोहब्बत करता हूँ। लेकिन माज़ के साथ मुल्क उलमा अफवाज से कई गुना बड़ा है। इसमें कई ज़्यादा लोग रहते हैं। ना कभी हमारे उलमा उस वक्त खड़े हुए फ़लस्तीन के लिए जिसका कत्लेआम हुआ, चले वो तो मुल्क से बाहर है, छोड़ दीजिए। ना वो कभी खड़े हुए बलूचिस्तान के लोगों के लिए, ना वो खड़े हुए केपीके के लोगों के लिए, जहाँ पे पिछले 20-22 साल से ऑपरेशन में लाखों जानें वनरेबल हुई हैं, माल तबाह हुआ है। ना वो खड़े हुए सिंध के लोगों के लिए जो जागीरदारों के निज़ाम में दबे हुए हैं। ना वो खड़े हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे ने उन दो बहनें बेटियों को जिनको शहीद किया। चले शुक्र है वो किसी चीज़ पे तो खड़े हुए। लेकिन दिक्कत यह है कि वो उसी चीज़ पे खड़े हुए जिस पे पाकिस्तान छोड़ें पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी उलेमा खड़े हुए, जो बेसिकली रियासत को सपोर्ट करने का मैकेनिज्म है। यानी कि जो पूरी की पूरी रियासत है, वो सिर्फ और सिर्फ जो पूरी की पूरी रियासत है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे खड़ी हुई है कि हमने प्रोटेक्ट करना है जो इसके लीडरान है, रियासत के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना। देखिए, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम सब ने फैसला किया कि एक पाकिस्तान होना चाहिए। उस पाकिस्तान में गवर्नमेंट होनी चाहिए, जज होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट, जो इन्होंने हमारा काम करना है। लेकिन यहाँ पे पूरा जो निज़ाम है वो सिर्फ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बड़ा हुआ है। सारे पैसे इनके, हम इनके गुलाम, ये सारा एक ही तरीके से चीज ऑपरेट कर रही है। तो उलेमा ने आके उस पर मोहर लगा दी। देखें, पार्लियामेंट टेक ओवर हुआ, जुडिशरी टेक ओवर हुई, ब्यूरोक्रेसी टेक ओवर हुई, सिविलियन मूवमेंट्स टेक ओवर हुई, उलेमा टेक ओवर हुए। तो ये सब एलीट कैप्चर का हिस्सा है। ये सारे एलीट ही हैं। आप उन बहुत सारे आलमों को देख लें, उनका रहन सहन, गाड़ियां, बंगले देख लें, तो आप हैरान हो जाते हैं। तो आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताजपोशी थी बस। और सर, ताजपोशी के कई एक मरहले होते। नहीं, एक एक क्रिटिसिज्म आता है सियासतदानों के ऊपर, जो सियासी जमातें बदलाते हैं, बहुत सी सियासी जमातें बदलाते हैं। उनके ऊपर बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म होता है कि जी आप कभी इसके हो जाते हैं, कभी उसके हो जाते हैं। कभी जिस तरह उज़मा बुहारी साहब आए, उनके उनको शर्मिंदा किया जाता है कि आप कल पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करती थी, आज आप नून लीग को कर रही हैं।
कल आप नून के खिलाफ बातें कर रही थी, आज पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रही हैं। इसी तरह दिगर सियासतदानों के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं देख रहा था सर, वो वीडियोस आजकल उन्होंने लगा दी हैं। ताहिर अशरफी साहब की वीडियो थी, वो इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को भी खुदा का नेक बंदा और वली साबित कर रहे थे और वहां पर दलाइल भी दे रहे थे। कल उन्होंने हाफिज साहब को भी वही कुछ दलाइल दिए, उन्होंने ये भी साबित कर दिया ये भी वली हैं। तो फिर एक ही शख्स सर, क्योंकि वो तो सियासत है ना, यहाँ तो मजहब है, यहाँ पर दलाइल दिए जाते हैं, हमें कुरान और सुन्नत के हवाले भी देते हैं अशरफी साहब। नहीं वकार भाई, इमरान खान साहब भी नेक आदमी अल्लाह के बंदे हैं, हाफिज आसिम साहब भी नेक आदमी अल्लाह के बंदे हैं। दो नेक आदमियों की आपस में जंग चल रही है, बस ये है। ठीक। और मेरी और आपकी हैसियत उस घास की है जब दो बुल आपस में लड़ते हैं। एक बुल दूसरे पे हमला करता है, वापस आता है, मैं और आप घास की तरह कुचले जाते हैं। अच्छा, उन बुल्स की लड़ाई पे कमेंट्री करने के लिए हमारे जज बैठे होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, हमारे आलिम बैठे होते हैं, देखें दो बुल लड़ रहे हैं। सर उस अवाम का क्या जो नीचे पिस रही है। आप बात करते हैं ताहिर शरीफी साहब, 90s में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर होना चाहते थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने बाकायदा उलेमा को इस्तेमाल किया जब उन्होंने अहमदी लॉज बनाई और कहा कि मिर्जा दीनदार बंदा ही कोई नहीं है। जियाउल हक साहब ने तो पूरा नैरेटिव दिया हमें। मुशर्रफ साहब ने इनलाइटेड मॉडरेशन क्रिएट की। लेकिन ये सारे बंदे कहाँ थे जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 3 महीने जेल में सड़ता रहे 295C के मुकदमे में, वो भी ईसाइयों का बयान देने के लिए कि ईसाई ये बात करते हैं। तो ये देखें, सारे अमीर ताकतवर लोग एक कमरे में बैठते हैं और कहते हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया, एक दूसरे की तारीफ करता है, दूसरा तीसरे ही करता है, तीसरा चौथे ही करता है। पर ये है, जो तारीफ जमहूरियत में होती है वो वोट के जरिए होती है, वो हमारे मुल्क में है नहीं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या फील करती है, अवाम क्या महसूस करती है। आप सुसाइड करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा गटर में गिर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक, आप समझ लें कि धूल है हमारी आंखों में, इसका कोई मायने नहीं है। और कोई इतना मैं सरप्राइज भी नहीं हुआ था इस चीज से। ठीक है। ये दूसरी तो तरफ, पाकिस्तान में होता है। दूसरी जानब सर, फैज हमीद साहब को सजा हुई, उसके ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं। कहा गया कि एक रवायत नई नई पड़ी और यहाँ पर वो एक एक था कि कोई ताकतवर फौजी जनरल जो होता है उसे सजा नहीं होगी, उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, उसे भेज दिया गया है। मीडिया ट्रायल भी हुआ है और अब वक्त बदल चुका है। हम्म। बाकी वक्त बदल सबसे चुका। पहली चीज है कि जनरल फैज मी को सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं सर, सजाए मौत होनी चाहिए उनको, सबसे पहली चीज है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि अगर उन्होंने जो कहा जा रहा है कि अपने ओथ को ब्रेक किया है और गद्दारी की है रियासत के साथ, तो फिर तो सजाए मौत है ना। 14 साल जेल तो बेमायनी सी बात है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे मुल्क में बिल्कुल मिलिट्री जनरल्स को इबरत का मिसाल बनाया जाता है जब उनका वक्त खत्म हो चुका होता है। परवेज मुशर्रफ साहब को जो सजा सुनाएगी वो इतनी खौफनाक है कि आप रिपीट करें तो खौफ उठता है कि कब्र से निकाल के इसको फांसी दो। लेकिन वो बेमायनी थी। फैज हमीद साहब ने जो रायता बखेरना था बखेर दिया है। जो उन्होंने सियासतदानों की सहूलत कारी करनी थी, चाहे वो पीटीआई के हों, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीपीपी के हों, वो कर चुके हैं। जो मुल्क की बर्बादी थी वो हो गई है। तो ये तो सब एक बेमायनी सी बात है। फिर जनरल फैज हमीद साहब किस फौज के जनरल थे, उसका लीडर कौन था फौज का? जनरल बाजवा साहब। तो बाजवा साहब को तो पहले सजा होनी चाहिए। और अगर जिस तरह फैसल वाडा साहब फरमाते कि बाजवा साहब को समझ नहीं है, वो बेसिकली बेवकूफ इंसान है, उन्हें किया कुछ नहीं था, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि हमारी फौज जिसने इंडिया के खिलाफ हमारा दिफा करना है, उसका जो सरबराह है उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये तो बहुत खौफ, ये ज्यादा खौफनाक बात है। फौज का सियासत में इंटरफेरेंस करना कम खौफनाक है ना कि फौज का लीडर है ऐसा उसको ये नहीं पता मेरी फौज में क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। तो मेरा ख्याल है कि आपने एहतसाब करना है, बिल्कुल करें, बनता है। फैज हमीद साहबा करें, बाजवा साहबा करें, जिन जिन की सियासतदानों की उन्होंने मदद की, मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब को बाहर कौन लेके गया, इनका भी एहतसाब करें। नवाज शरीफ साहब के बेटे को कौन बाहर ले गया, इनका भी एहतसाब करें। हिसाब मुकम्मल होता है। देखें, ना फैज हमीद साहब मेरे वालिद थे, ना पीटीआई के बकौल चीफ आर्मी स्टाफ मेरे वालिद हैं। जिसने इस मुल्क के साथ जो गलत किया उसको सजा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपने कानून तोड़ा, सजा दें। इस वक्त गरीब आदमी के पास 500 रुपए नहीं है, उसको 2000 रुपए का चलान हो रहा है सड़क पे, वो रो रहा है, तरले ले रहा है, उसको अपनी बख्श दे। मैं आपके साथ हूं, कानून इज कानून। हेलमेट पहनना क्यों नहीं पहनते, लेकिन इन सब को भी सजा देनी है। सर, अभी ये आजकल आपने बड़ा मार्केट में अच्छा बात बात की। हो रही ये है कि जो ये जनाब हेलमेट जजों को पहने, भी। ये कानून बन गया है। हेलमेट पहने, गाड़ी की नंबर प्लेट ओरिजिनल रखें, कानून की पासदारी करें, काले शीशे ना लगाएं, बड़े अच्छे कानून हैं। इस्लामाबाद में सर एक टिकटॉकर आते हैं,
एयरपोर्ट से उन्हें लिया जाता है बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी। रात को वो स्टे करते हैं, सुबह बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाती है। वो अपनी पेशी भुगतते हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से वो निकलते हैं और पूरा इस्लामाबाद घूमकर वो चले जाते हैं। कहाँ हमारी ट्रैफिक पुलिस, आप कहाँ बात कैमरे। करें आप बात करें हमारे दोस्त प्यारे मोहसिन रजब भट्ट की। जी जी। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट जाते हैं प्रोटेक्टिव बेल के लिए। ये सारा आप एक पूरी क्रोनोलॉजी में समझिए। इन सब यूट्यूबरों को नोटिस होता है इलीगल गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन का। जी इसमें कोई शक तो नहीं है, इन्होंने प्रमोशन अंधे को भी पता है कि इन्होंने जुर्म किया। ठीक है। एनसीसीआईए, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह कोई महकमा हो जो अपना काम करे, वो काम करती है। लेकिन वो दो कदम आगे चली जाती है। वो कहती है हम पहले इन पे मुकदमे करेंगे, फिर हम इन्हें ब्लैकमेल करेंगे। एनसीसीआई ने फाइनली एक्शन ले लिया। एक्शन लेने के बाद उन्होंने एक ऐसी दास्तान कायम की कि बिला वजह एक बंदे को अब्यूज करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एमआई ने इंटरवेंशन दे के बकौल डकी के उनको बेल दिलवाई, जो उनका लीगल राइट था बेल का। मतलब उन्होंने कोई ऐसी चीज उसको दिलवाई जो उसके कानूनी दायरे में नहीं था। वो उसको बेल मिल गई, उसने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। एक नया वेव ऑफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, लेकिन वो काम नहीं किया क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। ठीक है। लोगों ने डगे के साथ सिंपथाइज किया, उसका जुल्म हुआ है, पर किसी ने वो बाय नहीं किया कि यार रियासत या डीप स्टेट जो बड़ा मेहरबान होता है। अब उसी के तहत एक आपने नक्शा बना दिया कि जनाब जो मर्जी क्राइम करो, जो मर्जी जुर्म करो, मुआशरे में जो मर्जी करो, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, उसमें आओ धुलो, बाहर निकलते जाओ। ठीक है। चाहे आप सियासतदान हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, आप हमारी फैक्ट्री में रहो। ठीक है। ठीक। हमारी फैक्ट्री से बाहर जाओगे दिक्कत होगी। यानी कि आपने जो रूम था ना फ्रीडम का ऑफ स्पीच, वो खत्म कर दिया, श्रिंक कर दिया। पर मैं तो कीड़े हैं, हमारे तो राइट नहीं है ना। हमारा हमारे दो काम है, हम पैदा किए जाते हैं ताकि हम इनकी मजदूरी कर सकें, और जब मजदूरी में कोताही होती है तो फिर हम जेलों में जा सकें। ये हमारे दो काम है मरते दम तक। तो उसके तहत चलते अब देखें, डकी एक प्रोफेसर का बेटा है। उसने 10 साल मेहनत की। आप उसे कॉन्टेंट से 100 इख्तलाफ कर, लेकिन मेहनत तो रिक्वायर्ड है ना वीडियो बनाने में, बिल्कुल। सब कुछ करने में। उसने एक फेम कमाया। उस फेम का हासिल असूल क्या दिया उसको पाकिस्तान ने, कि जब उसने क्राइम कमिट की, उस क्राइम के रूल्स के मुताबिक एडजुडिकेट नहीं किया, एक बड़े भाई ने आके बचा लिया। और अब वो कह रहा है क्या बात है बड़े भाई की। यानी कि तासुर ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं, बाकी सब फारग है। ठीक है, मैंने मान लिया बाकी सब फारग है, सारे इदारे फारग हैं। सबको सजा दो, सारों को जेलों में करो, उनके बनाने वालों को जेलों में करो, उनको चलाने वालों पे जेलों करो, और ये सारा मुल्क का पैसा जो इधर लगा है ना, ये वापस दो। ये बात हुई ना। तब मैं कहूंगा वाकई यार, सिर्फ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ये कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एनसीसीआई बनी थी ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटेल कर सके। ये 9 मई के बाद बनी, तश्कील दी गई। ठीक है। उन्होंने दो कदम आगे चले गए, क्योंकि जो एक ब्यूरोक्रेट किसी भी डिपार्टमेंट में होता है, उसकी सोच कहाँ से बनती है? अपने मालकों को देख के। जब वो देखते हैं भाई बिहाइंड द सीन्स लूट मार क्या हो रही है, तो अपना काम क्यों करें? वो भी सोचते हैं लूट मार करो, मुझसे बाहर निकलो। ख्वाजा साहब कहते हैं कि सारे ब्यूरोक्रेट पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? उन्होंने ये कहाँ से सीखा है? सियासतदानों से, जजों से, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट से सीखे। तो भाई मंकी सी मंकी डू है। वो देखते हैं कि हमसे जो बड़े अफसर हैं वो क्या करें, उसको कॉपी करते हैं। तो सरफराज चौधरी प्रोडक्ट है सिस्टम का। अगर ब्यूरोक्रेसी की फैक्ट्री में आप एक शरीफ आदमी डालें और वो सरफराज चौधरी बन के ना निकले, मैं तब हैरान हूंगा। ठीक। तो ठीक। ये सब एक डगोसला है भाई, इसमें छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। जैसा वो हाई कोर्ट का जज था ना, उसके बेटे ने शहीद कर दिया 2 बच्चे को, हो जाता है। बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए रोजमर्रा जिंदगी में। ठीक है। उस बाप की आप शराफत देखें वकार भाई। उसने चुप करके सुलहनामा किया, उसकी चूं तक नहीं निकली, एक मीडिया इंटरव्यू नहीं आया उसका, एक भी नहीं। इतनी खामोशी से वो कहता है कि इस चैप्टर को क्लोज करो, इस मुल्क में कोई रिजल्ट नहीं मिलना, बिला वजह अपनी बाकी फैमिली की लाइफ में वनरेबल ना करो। अफसोसनाक है। बरल सर, लास्टली शॉर्ट कमेंट कर दें इख्तलाफ राय की या फिर तनकीद की, क्योंकि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में भी गुंजाइश थी। कब से ये खत्म हुई गुंजाइश? हमारे मुल्क में 47 में इतनी गुंजाइश थी, कायदे आजम ने इतनी गुंजाइश खोल कर रखी थी। ठीक है। ठीक। आहिस्ता 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 इसको छोटा किया गया, अब दबा दिया गया। लेकिन जब आप प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज ना सुने तो पटाखा बजता है। ये निजाम ऐसा चल नहीं सकता। आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, मिलिट्री डिक्टेटर वो काम नहीं करता था जो PDM 1 और PDM 2 की गवर्नमेंट्स ने किया है। इमरान खान साहब का दौर, जब मैं उस दौर में था तो मैं उस दौर को बदतरीन दौर समझता था फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, कि यार ये तो हर किसी पर क्रैकडाउन हो रहा है।
असद अली तूर को मारा जा रहा है, मतीन जान साहब को उठाया जा रहा है। लेकिन फिर वो अगली हुकूमत ने कहा नहीं सर, हम नई मिसालें कायम करेंगे। मुझे खौफ इसका आता है कि अगले इलेक्शन में जो अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा वो ऐसा क्या करेगा कि वो मुल्क के ट्रू पावर स्ट्रक्चर को खुश कर सके, क्योंकि हदें पार होगी ना यार। अभी इस वक्त आप अगर एक एवरेज सिटीजन है, आप इस्लाम की बात करना जाएं, आपको मौलवी तंजीमों से खतरा, रियासत से खतरा। आप मीडिया की चोरी की बात करना चाहें, आपको मीडिया चैनलों के मालकान धमकियां देते हैं। कि अगर आप ये सवाल करेंगे सर आपने सरकार से इतने पैसे क्यों लिए हैं, अब तो कानून बन गया कि जनाब इस पर सवाल जवाब नहीं हो सकता, चले वहां भी गुफ्तगू नहीं। अगर आप मुआशरे में फैलती हुई फहाशी की बात करें, उस पे आप पे लान तान शुरू हो जाती है, रियासत उस पे मुकदमे कर देती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का फ्रॉड एक्सपोज करें तो वो आप पे क्रिमिनल डेफेमेशन के नोटिस फौरी भेजते हैं, आप पे प्रेशर डालते हैं। और अगर आप इतने बेवकूफ़ हैं, जिस तरह वकार भाई हैं, जिस तरह मैं हूं, जिस तरह सुराब भाई थे, कि आप रियासत से सवाल पूछेंगे सर कि जो आपकी ये पॉलिसी जो आपने बनाई है इसकी हमें समझ नहीं आ रही, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर तो आपसे बड़ा दुश्मन ही कोई नहीं। सारे स्कूल। उलेमा ने वहां पे एक बात रिपीट की कि कोई सियासतदान अगर फौज पे, पाकिस्तान पे और जो हमारे बॉर्डरों का दिफा करते हैं उन पे बात करेंगे तो ये हमारी रेड लाइन है। कौन से पाकिस्तानी सियासतदान जिसकी सारी मलकियत पाकिस्तान में है, जिसकी कुल कायनात पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात करेगा? अजीब बात है। फौज भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से आते हैं। जब ये सब हमारे में से आते हैं तो जब हम इनकी तनकीद करते हैं, इनकी पोजीशन, इनकी पावर की अब्यूज की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ तो हम बात नहीं कर रहे। जब कायदे आजम ने कहा कि जनाब आर्मी का ये रोल है, जुडिशरी का ये रोल है, पार्लियामेंट का ये रोल है, तो क्या कायदे आजम तौहीन पाकिस्तान कर रहे थे? जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सेम बात की, लियाकत अली खान ने सेम बात की, फातिमा जिन्ना ने सेम बात की, तो वो तौहीन पाकिस्तान कर रही थी। जब नवाज शरीफ साहब ने सेम बात की, वो तौहीन, तो सब तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं, मां सिवाय वो लोग जो पावर में उस वक्त होते हैं। खान साहब के दौर में बाकी सब तौहीन कर रहे हैं पाकिस्तान के, सिर्फ खान साहब ठीक हैं। आज के दौर में जी सिर्फ शहबाज साहब ठीक है, बाकी सब तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं। इतनी तौहीन किसी की अगर हो तो उसको सोचना चाहिए कि हमारी इतनी तौहीन क्यों हो रही है, शायद कुछ तो हम गलत कर रहे हैं।